मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि कोई अनजान सुपर पावर ने अर्थ पर एक भयानक हमला किया है। उसने एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ा था जिससे अर्थ के सभी हिस्सों में बिजली चली गई। एक हवा संक्रमक भी छोड़ा गया था जिससे वहां रहने वाले लगभग सारे इंसानों की मृत्यु हो गई। इस हमले के बाद 2 साल गुजर गए हैं और अब न्यूजीलैंड सप्लाई की कमी के कारण रहने के लिए एक खतरनाक जगह बन गई है। न्यूजीलैंड के एक छोटे सा वैली में पूरा वातावरण सब्जियों और हरियाली से भरा हुआ है। ये स्पष्ट है कि देश की सरकार गिर गई है और अब बचे हुए इंसान अपने अपने लिए खड़ा होने पर मजबूर हैं। इसका नाम केलन है। अपने घर जाते हुए वह कुछ खतरनाक दिखने वाले इंसानों से मिलता है। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने अभी किसी को मार दिया है जो शायद कुछ चुरा रहा था। केलन को यहाँ गुजरने की अनुमति है क्योंकि वह पास में ही रहता है। हालांकि उन लोगों ने उसे चेतावनी दी है कि वैली अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग पहुंच गए हैं। अगले सीन में केलन कुछ जरूरी सामान के साथ घर पहुंचता है जहां उसे उसकी खूबसूरत पत्नी मेलिंडा दिखाई देती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इन दिनों बाहर जाना बहुत रिस्की हो गए हैं। बाद में जब वह खेत में काम कर रहा है तब उसके घर की तरफ एक मोटा अजनबी आता है। केलन जल्दी से अपना पिस्तौल बाहर निकालकर हवा में एक चेतावनी गोली चलाता है और अजनबी भाग जाता है। अगले दिन फिर से घर के बाहर और 2 आदमी पहुंचते हैं लेकिन केलन फिर भी उन्हें शूट नहीं करता। वह बस उन पर अपना बंदूक दिखाकर उन्हें यहां से भगा देता है। दूसरी तरफ जब मेलिंडा खेत में काम कर रही है उसे एक्सीडेंटली एक टिन शीट से लैग पर कट लग जाता है। उसे घबराहट होने लगती है और वह घर के अंदर चली जाती है। दुर्भाग्यवश आधी रात में मेलिंडा को घातक दर्द हो रहा है क्योंकि घाव अब इन्फेक्टेड हो गया है और उसे तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। मेलिंडा जल्दी ही एनाफिलैक्टिक शॉक के कारण बेहोश हो जाती है लेकिन केलन उसे एक एड्रेनालाइन शॉट देकर पुनर्जीवित कर लेता है। मेलिंडा के पैर पर घाव के कारण उसके शरीर में जल्दी से इन्फेक्शन महसूस हो रहा है। उसके पास अभी कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं लेकिन उसे जीवित रहने के लिए इंजेक्टेबल ट्रिमोक्साजोल शॉट्स की जरूरत है और केलन मेलिंडा को यह आश्वासन देता है कि वह वहीं शॉट्स मेलिंडा के लिए ढूंढेगा। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी का परिचय होता है जो वही वैली में रहता है। जब 2 अजनबी उसके प्रॉपर्टी पर कदम रखते हैं तो उसने उन्हें अपने ट्रैप्स से मार देता है। दूसरी तरफ केलन ने घर छोड़ने का कठिन फैसला लिया है ताकि वह मेलिंडा के लिए ट्रिमोक्साजोल शॉट्स ढूंढ सके। उसने मेलिंडा की सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक देती है। उसे अलविदा कहकर अपने साइकिल पर निकल जाते हैं। रास्ते में उसे ऐसा दिखाना पड़ता है कि वह किसी के लिए खतरा नहीं है ताकि वह उसे हमला न करे। थोड़ा चलने के बाद वह कुछ घरों के पास पहुंचता है। केलन उनके पास जाने का सोचता है लेकिन जल्दी ही उसका माइंड चेंज हो जाता है जब वह देखता है कि सभी घर उनकी सुरक्षा के लिए गन्स लेकर तैयार हैं। थोड़ा और चलने पर वह एक छोटे कैबिन में पहुंचता है। जब वह दरवाजा तक पहुंचता है वह दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अंदर जाते ही वह एक संदूक में राइफल्स की एक बड़ी कलेक्शन देखता है। फिर वह दरवाजे पर घर के मालिक को देखता है। पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि समर्स का कैबिन है। केलन के ऊपर बंदूक से निशाना करने पर केलन बताता है कि वह बिना हथियार के है और वह यहाँ अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने आया है। कैबिन में जब 2 मर्द बात कर रहे हैं तभी अजनबी लोग अचानक बाहर आते हैं। वह कैबिन पर कॉकटेल फेंकते हैं जिससे उसे जलाने का इरादा होता है। बूढ़े आदमी जल्दी से एक बंदूक केलन को भी देते हैं और उनके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। फिर समर्स केलन को फायर एक्सटिंग्विशर पंप लेकर आने के लिए बोलते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद केलन उस पंप को एक्टिवेट कर देता है जो उसे आग बुझाने में मदद करता है। इसे देखकर कि उनका प्लान फेल हो गया है अजनबी वापस जंगल में लौट जाते हैं। केलन अब यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि यह जगह अब खतरे से खाली नहीं है लेकिन समर्स उसे रोक देता है और उसने बताया है कि उसके पास ट्राइमोक्साजोल शॉट्स मौजूद हैं और वह उसे दे सकता है लेकिन इसके लिए केलन को 1 हफ्ते तक कैबिन की रक्षा करनी होगी। केलन अपनी पत्नी के लिए एक पूरा हफ्ता दूर रहना नहीं चाहता लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह शॉट्स कहीं और ढूंढ सकता है कि नहीं, इसलिए वह इस प्रस्ताव को मान लेता है। उसने समर्स से पूछा कि वह कैबिन की रक्षा किससे कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने ब्लैकटन में कुछ लोगों को गुस्सा दिलाया है और वे जल्दी ही बदला लेने आएंगे।
केलन सीधे काम पर लग जाता है। वह घर की आसपास और भी ट्रैप्स लगा देता है और सोलर पैनल को ठीक करता है जो खराब हो गया था, और कई सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए हैं ताकि वे हमला करने वाले दुश्मनों पर नजर रख सकें। अगले सीन में हमें एक खतरनाक गैंग लीडर के साथ परिचय होता है जिसका नाम शैल है। पता चलता है कि वह समर्स के घर पर कुछ लेने आने वाली है। उसका एक चेला बताता है कि बूढ़ा पूरी तरह से तैयार है, जबकि दूसरा कहता है कि अब उसके पास एक दोस्त भी है। डे 2 केलन के कैबिन में आज दूसरा दिन है। जब वह और समर्स खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन पर अचानक 2 अजनबी हमले कर देते हैं। बूढ़े ने सेल्फ डिफेंस के लिए तुरंत काउंटर अटैक करता है। बाद में कैबिन में वापस आने पर समर्स बताते हैं कि इस हफ्ते उन्हें क्या क्या खतरा है। वह शुरू है कि गैंग लीडर शैल जरूर हमला करेगा क्योंकि वह भी बीमार है और वह दवाई ढूंढने के लिए यहां वापस आएगा। ये सब सुनने पर केलन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वे इतनी खतरनाक स्थिति में हैं। डे 3 तीसरे दिन के सुबह केलन को पता चलता है कि उनके लिए कई दुश्मन आ रहे हैं। वह कैबिन को मजबूती से ठीक करने लगता है। घर के बाहर उसने और भी कई बूबी ट्रैप्स लगाए हैं, दरवाजों और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दिया है, और जहां से वे अपने हथियारों से गोलियां चला सकते हैं वहां स्ट्रेटेजिक होल्स बनाया है। दूसरी तरफ मेलिंडा सुनती है कि कोई फिर से उनके घर में घुस गया है। मेलिंडा उससे गोली मारने की धमकी देती है। ये असल में एक छोटी बच्ची थी जो किसी से डरकर यहां छुप गई है। उसका नाम है टिया। उसे देखकर मेलिंडा शांत हो जाती है और उसे खाने के लिए एक एप्पल देती है। मेलिंडा जब उसकी माँ बाप के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसकी माँ बाप मरे गए हैं। डे 4 समर्स कैबिन के ऊपर एक उड़ते हुए ड्रोन देखता है। समर्स को समझ आता है कि ये शिकारी हैं जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं खेत पर ग्रेनेड गिराने के लिए ताकि वे माइंस को बायपास कर सकें। स्थिति की गंभीरता को समझकर केलन जल्दी से एक बंदूक लेकर ड्रोन्स पर गोली चलाने लगता है। अपने बेहतरीन कलाओं का इस्तेमाल करके उसने सबको बहुत ध्यान से मार दिया। इससे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर मेलिंडा के घर पर जब वह और टिया गार्डन में खेल रहे होते हैं तब एक अज्ञात शख्स अचानक दिखाई देता है। मेलिंडा उससे गोली मारने की धमकी देती है और वह उस पर गोली चलाकर भगा देती है। अभी के लिए खतरा टल गया है। वहीं केलन के कैबिन में केलन आज बताता है कि उसने अपने पिता को बहुत समय से नहीं देखा है। डे 5 जब केलन खेत में काम कर रहा है तो उसे घर के पीछे कुछ दिखाई देती है। उसने जल्दी से अपनी बंदूक से गोलियां चलाता है, लेकिन समर उसे रुकता है जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। फिर पता चलता है कि वहां घर के पीछे एक छोटा बच्चा छुपे हुए है। वह बाहर आता है और समर्स बताते हैं कि उसने उसे लॉकटन गैंग से बचाया है और तब से उसे देखभाल कर रहा है। उसका नाम रॉबी है। इस लड़के को गैंग के लोगों ने डेली टॉर्चर करता था, इसलिए वह हमेशा डर में जीता है और किसी पर भी भरोसा नहीं करते। डे 6 पता चलता है कि कैबिन की बाहर गार्डन में 2 अजनबी घुसकर सारी सब्जियां ले जा रहे हैं, इसलिए वे अपने हथियार पकड़कर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समर्स एक बार फिर अपने दुश्मन को खत्म कर देता है, लेकिन केलन नॉन वायलेंस के सिद्धांत के कारण हिचकिचाता है। लकीली समर्स दूसरे आदमी को भी मार देता है। बाद में केलन और रॉबी जंगल में एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग को देखते हैं। फिर दोनों कैबिन के अंदर जाते हैं जहां रॉबी आखिरकार अपने पास्ट के बारे में बताता है। उसने बताया है कि लॉकटन गैंग के नेता ने उसे नियमित रूप से मारती थी और महीनों तक उस पर जुल्म करती रही। उस रात हम देखते हैं कि मेलिंडा बहुत कमजोर स्थिति में है क्योंकि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खत्म हो गई है। टिया अचानक कहती है कि वह बाहर से कुछ आवाज सुन रही है, लेकिन मेलिंडा जमीन पर बेहोश हो जाती है। इसी समय एक मोटा आदमी फिर से घर में दाखिल हो जाता है, इसलिए टिया भाग जाती है। लेकिन आदमी अंत में उसे ढूंढ लेता है। लकीली उसे नुकसान पहुंचाने से पहले मेलिंडा उसके पीछे से आकर उसको बेहोश कर देती है। फिर उसे जान से मारे बिना वह उसे फील्ड में फेंक देती है। डे 7 केलन का कैबिन में आज आखिरी दिन है। जब वह और समर्स बात कर रहे होते हैं तभी लॉकटन गैंग कैबिन के बाहर दिखाई देती है और वह लोग रॉबी को वापस देने के लिए बोलता है, वरना उन्होंने हमला कर देना है। समर्स उसे देने से ऑब्वियसली मना कर देते हैं, इसलिए उसने लड़के को अलमारी में छुपा दिया और उनके साथ फाइट के लिए तैयार हो गया। लॉकटन गैंग एक बड़े टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक शील्ड के रूप में, कैबिन के अंदर गोली चलाने के लिए और ट्रैक के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं। 2 टीम के बीच एक भयानक फाइट शुरू होता है और समर्स की टीम बड़े तादाद में कमजोर हैं।
लेकिन वह इतना आसानी से हार नहीं मान रहे हैं। जल्द ही रात हो जाती है। मेलिंडा और टिया सोने वाले हैं। तब वह मोटा आदमी फिर से परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मेलिंडा उस पर किसी तरह की दया नहीं दिखाती, बेरहमी से उसे जान से मार देती है। कैबिन में अभी भी युद्ध जारी है। हमारे हीरोज ने कुछ बुरे लोगों को मार दिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। लॉकटन्स बस एक के बाद एक आते जा रहा है। एक पॉइंट पर समर्स को बाहू में गोली लगती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा है। इस बीच गैंग के दूसरे नेता ग्रीन बाहर के दरवाजे से अंदर आकर अलमारी में छुपे हुए रॉबी को देख लेता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। फिर कैबिन के अंदर दाखिल होकर समर्स को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर केलन को बंदूक दिखाकर धमकाया। जब दोनों बातें करते हैं तो शॉकिंगली पता चलता है कि ग्रीन कोई और नहीं बल्कि केलन के पिता है। उसने अपने बेटे को कमजोर होने पर तांत किया। यह साफ है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं। फिर ग्रीन उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी केलन एक स्विच को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके पिता पर एक जाल गिर जाता है। जब बाकी के गैंग के सदस्य कैबिन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तब समर्स उन्हें कैबिन के छत से एसिड डालकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इससे सभी गैल हो जाते हैं। बाद में केलन अपने पिता से बात करता है। एक गर्म जोशीला कन्वर्सेशन होता है, जिसमें दोनों आपस में मां की मौत के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। तभी ग्रीन अपने बेटे पर अचानक हमला करता है। ये देखकर समर्स मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तब तक ग्रीन कैबिन से भाग गया है। इसके बाद समर्स गुस्से में बाहर जाता है और जख्मी हुए गैंग के सभी सदस्यों को गोली मार देता है। अगली सुबह डे 8, आज की दिन डील के अनुसार केलन के टास्क का 7 दिन समाप्त हो गया है। इसलिए समर्स उसे मेडिसिन देकर उसे जाने की अनुमति देता है। उसने केलन से कहा है कि वह रॉबी को साथ ले जाए, क्योंकि लड़का वहां बेहतर भविष्य पा सकता है। इसके बाद दोनों समर्स को अकेला छोड़कर झिझकते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद केलन अंत में अपने घर पहुंचता है, जहां उसे टिया की तरफ से एक खास स्वागत मिलता है। उसने केलन पर गोली चलाते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि वह घुसपैठी है। फिर केलन सीधे अपनी पत्नी के कमरे की ओर जाता है, जहां उसे वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी पाया। बिना किसी समय को बर्बाद किए उसने उसे एक इंजेक्शन दे दिया। ऐसा लगता है कि मेलिंडा अब मर गई है, लेकिन केलन का प्यार उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दिया। वह अचानक से होश में आ जाती है। इसके बाद बच्चों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया गया है और केलन बिना किसी समय बर्बाद किए कहता है कि उसे वापस मेडिसिन देने वाले बूढ़े आदमी के पास जाना होगा। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहां बहुत खतरा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शेल के गैंग के लगभग सभी सदस्य समर्स के कैबिन की तरफ जा रहे हैं। कैबिन के अंदर समर्स गोली के चोट के कारण बहुत कमजोर हो चुके हैं। वह जमीन पर बेहोश होने वाले हैं, लेकिन केलन उसी समय पहुंचता है और उसे मदद करता है। फिर उसने समर्स को एक इंजेक्शन दिया है, जिससे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद दोनों एक आने वाले खतरनाक फाइट के लिए तैयार होते हैं। दुश्मनों का पहला टीम पैराशूट के जरिए कैबिन के छत पर लैंड होता है, लेकिन समर्स जल्दी से उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट करके उनसे निपट लेता है। इसके बाद गैंग के लीडर शेल माइक्रोफोन पर धमकी देकर उसे कुछ मेडिसिन देने के लिए बोलता है, वरना वह उन पर हमला करेगी। इसके बाद समर्स केलन को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि शेल असलियत में उसकी ही बेटी है और उनके बीच कुछ पुराने इंसिडेंट के कारण उनकी दुश्मनी है। समर्स तब एक शराबी था और उसने अपनी बीवी और बेटी दोनों पर अत्याचार करता था। उन्होंने अपनी गलती को कुछ साल बाद समझा और शेल के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उसे देखने से मना करती रही। थोड़ी देर बाद धमकी को अंजाम देने के लिए गुंडे हमला शुरू कर दिया। कुछ सदस्य कैबिन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन समर्स और केलन उन्हें गोली मारकर निपटा लेते हैं। एक आदमी आखिरकार कैबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी किसी तरह मार देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डरी हुई मलिंदा कैबिन की तरफ बढ़ रही है, अपने पति की मदद के लिए। उसकी चोट के कारण वह मुश्किल से चल रही है। कैबिन में शेल खुद अपने पिता के पास दवाई मांगने के लिए जाती है। उसने एक मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया है ताकि वे सभी ट्रैप्स से बच सके। ग्रीन भी अपने बेटे के साथ मामला सुलझाने आया है, जबकि शेल बताती है कि उन लोगों ने जो पहले छत पर इलेक्ट्रिक शॉक खाकर नीचे गिर गया है, वे असलियत में रबर बूट पहने हुए थे। इसीलिए वे तुरंत ठीक हो जाते हैं और हमारे हीरोज पर हमला करते हैं।
एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन केलन एक ट्रैप को एक्टिवेट करके उन्हें छुरा मारकर निपट लेता है। इसके बावजूद शेल दोनों पर बंदूक से हमला करती है। उसने दवाइयां मांगती है, लेकिन समर्स बताता है कि वह मेडिसिन किसी और को दे चुका है। गुस्से में उसने अपने सहायक को अपने पिता को मार डालने का आदेश देती है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर मलिंदा कैबिन के नीचे से अंदर आती है और शेल की सहायक को गोली मार देती है। फिर समर्स ने फैसला किया है कि ग्रीन को एक गोली के जरिए मार देगा, जबकि केलन ने शेल को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। इसके साथ अंत में सभी अच्छे लुक एक फैमिली में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें रॉबी भी शामिल है। समर्स सबसे विदाई लेता है क्योंकि अब वह कहीं और रहने जा रहे हैं। केलन, मलिंदा और रॉबी फिर घर की तरफ मुड़े हैं। इसके बाद केलन ने समर्स से सीखकर अपने घर के आसपास कई प्रकार के ट्रैप्स लगा दिए हैं और फिल्म वही खत्म होती है जहां वे एक नए परिवार के रूप में खुशियों से जी रहे हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया है।